Hello everyone, my name is Shadan Saifi. I have qualified UGC NET JRF as well as GATE in Sociology. तो लास्ट वीडियो में हमने मैक्स वेबर ने क्या कहा था पावर के लिए वो देखा था। आज हम देखेंगे कि रॉबर्ट मिशेल ने क्या कहा था पावर के लिए, या फिर उन्होंने एक लॉ दिया था आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची, वो है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी जो होती है, यहाँ पर आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची में सिंपली मैं आपको शुरू में बता दूं कि उन्होंने कहा था जो डेमोक्रेसी होती है वो ओलिगार्ची में कन्वर्ट हो जाती है, फिर ओलिगार्ची जो होती है वो डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, अब उसके बारे में हमें देखेंगे क्या होता है। देखो, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वे में हों। ठीक है, कि आप एक पीएम होता है, उसके अंदर मिनिस्टर्स होंगे, मिनिस्टर्स के अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। ठीक है, उनको कोई मिनिस्ट्री दी जाती है, उसके अंदर फिर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। फिर एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन होता है डेमोक्रेसी में। ठीक है, या फिर वोट डालना है तो वोट डलवाने के लिए एक इलेक्शन कमीशन होगा। तो हर चीज़ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाएगा और एक ऑर्गेनाइजेशन होगा किसी काम को करने के लिए। अब डेमोक्रेसी में क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन की में कुछ ना कुछ लोगों को पावर दी जाएगी। ठीक है भाई, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पोजीशंस होंगी, उनको लोग फिल करेंगे, उन पोजीशन से अटैच पावर होगी। ठीक है, अब जो जो पोजीशंस है वो ह्यूमंस ही तो फिल कर रहे हैं, तो ह्यूमंस के अंदर डिजायर होगी कि वो उनके पास जो पावर आई है, ठीक है, जो उनको पोजीशन मिली है वो बनी रहे, वो उनके हाथ से ना जाए। ठीक है, अब इस चक्कर में क्या होगा, जो डेमोक्रेसी है वो ओलिगार्ची में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि डेमोक्रेसी ओलिगार्ची में कन्वर्ट हुई, मगर ये प्रोसेस वापस से रिपीट होगा कि जब लोगों को रियलाइज हो जाएगा कि भाई ये डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, ये तो ओलिगार्च हैं जो हम पे रूल कर रहे हैं। हाँ, ओलिगार्च के पहले देखते नहीं होता क्या, ओलिगार्च मतलब होता है कि रूल बाय फ्यू, फ्यू पावरफुल, जितने भी कुछ पावरफुल लोग होते हैं ना उनके रूल को ओलिगार्ची कहते हैं, और वो जो पावरफुल लोग होते हैं उनको ओलिगार्च कहा जाता है। ठीक है, अब जब लोगों को रियलाइज होगा कि हाँ ये तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो ओलिगार्ची है, तो लोग जो है वो ओलिगार्ची को ओवरथ्रो करना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो ओप्रेस्ड फील कर रहे होंगे और वापस से डेमोक्रेसी ले आएंगे और फिर से ये साइकिल चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने ऊपर बताया था वही रिपीट हो रहा है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है डेमोक्रेसी में, मैंने बताया था ऑर्गेनाइजेशन जो है पहले कॉम्प्लेक्स, डेमो कितने बड़े स्टेट को गवर्न करना है तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होंगे, वहाँ पर स्पेशलाइजेशन होगा। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर होगा उन ऑर्गेनाइजेशंस में, किसी को कोई पोजीशन दी जाएगी, उसका कोई काम फिक्स होगा, दूसरे लोगों को कुछ पोजीशन दी जाएगी, उनका काम फिक्स होगा। ठीक है, और उन ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए लीडर्स को चूज किया जाएगा। ठीक है, इनिशियली तो डेमोक्रेटिक होगा ऑर्गेनाइजेशन, मगर वो ओलिगार्चिक ट्रेस डेवलप कर लेगा। क्यों? क्योंकि जो उन पोजीशन पे जो लोग नियुक्त किए गए थे वो उनके अंदर एक डिजायर होगी कि ये पोजीशन, ये पावर जो हमें मिली है वो हमारे पास हमेशा बनी रहे। अब देखो, जो मासेस होते हैं वो भी लीडर्स को एक्सेप्ट क्यों करते हैं, पहली बात तो ये देखते हैं हम क्यों। क्योंकि मासेस के अंदर तो सब मास, जितने भी मासेस के अंदर लोग हैं जो ऐसा मास हम देखें, उनके अंदर कोई पॉलिटिकल स्किल्स तो नहीं होती हैं। वो अपने लीडर की एक्सपर्टीज की, हमारे लीडर है ये हमें गाइड करेगा, हमारा डेवलपमेंट होगा, ये सब वो मान रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इस चक्कर में धीरे धीरे जो लीडर होते हैं वो ऑप्रेसिव हो जाते हैं और लोगों को ऑप्रेस करने लगते हैं और अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब जैसे ही लोगों को पता चलता है कि वो ओप्रेस हो गए हैं तो वहां पर एक स्ट्रगल शुरू हो जाता है। क्लास स्ट्रगल ने कहा है कि जो कह सकते हैं जो ओलिगार्च होते हैं वो अलग क्लास के होंगे, जो जो मास होगा वो एक अलग क्लास, प्रोलेटेरिएट कह दें या फिर कुछ और, वो अलग क्लास के होंगे। तो यहाँ पर एक क्लास स्ट्रगल शुरू हो जाएगा और उसके बाद एक रिवोल्ट भी हो सकता है। ठीक है, और जब भी रिवोल्ट होगा तो उसको सप्रेस करने के चांसेस भी होंगे, जो ओलिगार्च होंगे उसको सप्रेस करना चाहेंगे। ठीक है, अब फाइनली क्या होगा, ओलिगार्ची को ओवरथ्रो कर दिया जाएगा, डेमोक्रेसी वापस आ जाएगी। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि अब क्योंकि जो कुछ लोग होते हैं ओलिगार्च होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल ना हो जाएं, इसलिए हम क्या करें, डिसेंट्रलाइजेशन करें। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो एक सेंट्रल अथॉरिटी को सुप्रीम पावर ना देकर, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं उनमें पावर डिवाइड कर दी जाती है। समझ गए, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, की पावर जो है वो सेंटर से पेरीफेरी की तरफ मूव कर रही होती है, डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो तुमने पहले तो सेंटर में पावर थी वो ओलिगार्ची में कन्वर्ट हो रहा था, आप लोग कहेंगे कि डिसेंट्रलाइज कर दो, पावर जो है वो डिवाइड कर दो बहुत सारे लोगों में, ताकि सेंट्रल अथॉरिटी के पास पावर
कम हो जाए। अब ये जो जिन लोगों में पावर डिवाइड हुई, अब ये क्या करेंगे, अपने अपने स्फेयर्स में एज ए ओलिगार्च बन जाएंगे, ठीक है, अपनी अपनी स्मॉल ओलिगार्ची बना लेंगे अपने अपने एरिया में। ओलिगार्ची को खत्म करने के लिए जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था उसने बहुत सारी ओलिगार्चीज को जन्म दे दिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि डेमोक्रेसी को हमें स्ट्रॉन्गर बनाना होगा ताकि ओलिगार्ची ना आए। उसमें क्या होना चाहिए कि पीपल जो हैं, जो लोग हैं, वो हर चीज़ की इंक्वायरी करें, ठीक है, क्रिटिसाइज करें गवर्नमेंट को, ठीक है, ताकि जो लीडर्स हैं उनको वो आर्बिट्ररी एक्शन ना कर पाए, ठीक है, वो अकाउंटेबल हों अपने एक्शंस के लिए। अब देखते हैं स्टीवन लुक्स ने क्या कहा था। उन्होंने पावर और ह्यूमन एजेंसी की बात कही थी। तो स्टीवन लुक्स ने पावर को ह्यूमन एजेंट्स से लिंक कर दिया था। अब जो एजेंट्स क्या होता है, ठीक है, जो एक्शन कर रहा होता है अपनी विल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जो एजेंट्स होते हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक आदमी एक्शन कर रहा है, या फिर कलेक्टिव भी हो सकता है, जैसे कि कंपनीज जो होती हैं, कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, तो कलेक्टिव एजेंट कहते हैं उसे। हमने पुरानी वीडियो में पढ़ा भी था इसके बारे में। अब स्टीवन लुक्स ने कहा था कि पावर जब एग्जिस्ट करती है, जब एक्शन जो है, जो एक्शन किए जा रहे हैं वो वॉलंटरी हों, यानी कि मर्जी से एक्शन किया जाए। विल कह दो, वॉलंटरी कह दो, एक ही बात है, ठीक है। और वो जो एक्शंस होते हैं वो वांट्स एंड बिलीव, जो कि पावरफुल आदमी है वो चाहता है वो एक्शन करना, या उसके बिलीफ है कि मैं ये एक्शन करूं, ठीक है, तो उस पावर, यानी कि उस इंसान के पास पावर है। अगर उसके एक्शंस वॉलंटरी हैं, अपनी मर्जी से कर रहा है, वो चाहता है वो एक्शन करना, उसके बिलीफ है कि ये एक्शन मैं करूंगा, ये मेरी बिलीफ सिस्टम में आता है। अब यहाँ पर देखो, दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टीवन लुक्स ने कहा पावर के बारे में, कि पावर तभी एग्जिस्ट करेगी कि जो पावर को यूज कर रहा है उसके पास चॉइस हो, ठीक है। इसके पास पावर है तो उसने पावर का इस्तेमाल किया, मगर उसके पास चॉइस थी कि वो ये वाला एक्शन ना करके कुछ और एक्शन भी कर सकता था, कोई मजबूरी नहीं थी। अगर जहां भी मजबूरी हो गई तो वहां पर तो जो इंसान पावर को यूज कर रहा है उसके पास पावर रही नहीं, उसने कहा मेरी मजबूरी में क्या करूं। मगर यहाँ पर क्या होता है, अगर उसके पास चॉइस होगी तभी उसके पास पावर होगी, ठीक है। अब जिनके ऊपर पावर को सब्जेक्ट किया जा रहा है ना, उनके पास भी अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते अगर उनके पास पावर अप्लाई नहीं की जा रही होती, ठीक है। इसका हम एग्जांपल देखेंगे, यानी कि जो दोनों के पास चॉइस होनी चाहिए, एक तो जो पावर का इस्तेमाल कर रहा है और जो जिनके लोगों के ऊपर वो पावर इस्तेमाल कर रहा है। जो पावर इस्तेमाल कर रहा है उसके पास भी चॉइस होनी चाहिए कि मैं पावर का इस्तेमाल करूं या ना करूं, या किसी और तरीके से कुछ और एक्शन करूं, ठीक है। और जिनके ऊपर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके पास भी चॉइस होती अगर वो पावर उनके ऊपर एक्ट ना कर रही होती तो, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसके बारे में, कंफ्यूज ना हो। अब देखो, जो पावर होती है वो अनलिमिटेड नहीं होती है, वो एक स्ट्रक्चरल लिमिट होती है। उसके अंदर ही जो पावर होती है उसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ऑटोनॉमी तो होती है मगर एक लिमिट सेट होती है कि इसके अंदर ही पावर का एप्लीकेशन किया जा सकता है। अभी हम देखेंगे उसके बारे में भी। अगर मान लो कि स्ट्रक्चरल लिमिट या उसको एरिया ना दिया होता, यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ना होती, उसके पास पूरा स्ट्रक्चरली डिटरमाइन होता, तो पावर कहाँ बचती। जो पावर को यूज कर रहा है वो तो कह देता कि भाई मेरी मजबूरी है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। जब ऑप्शन होगा तभी तो पावर आएगी। जैसे कि लैंडलॉर्ड, जैसे कि हम एग्जांपल में, अब पूरा समझ आ जाएगा आपको। जैसे कि लैंडलॉर्ड ने चूज किया, जितने जो भी उसके टेनेंट हैं वो उन्होंने उसने घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्होंने रेंट देने में देर कर दी थी, ठीक है। ये क्या हुआ, लैंडलॉर्ड ने अपनी पावर को एक्सरसाइज किया, ठीक है, क्योंकि उसके पास चॉइस थी ना, या तो उनको निकालता घर से बाहर या नहीं निकालता। उसने अपनी चॉइस का इस्तेमाल किया और उनको घर से बाहर निकाल दिया। और दूसरा केस ये हो सकता है कि जो लैंडलॉर्ड है या मकान मालिक है, जो उसने किराएदारों को घर से बाहर इसलिए निकाला क्योंकि कोर्ट ने उससे कहा था, है ना। क्योंकि कोर्ट ने उससे कहा है तो मकान मालिक या लैंडलॉर्ड ने कहा कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें घर से बाहर जाना ही पड़ेगा, मैं मजबूर हूँ। यानी कि वो पावरलेस था, कोई ऑप्शन नहीं है, तभी तो वो पावरलेस फील कर रहा है। अगर ऑप्शन होते उसके पास कि वो ना निकाल सकता उन्हें, तो यानी कि उसके पास पावर हो जाती।
तो यहाँ पर हमने देखा था कि लैंडलॉर्ड्स, जो मकान मालिक है, किराएदारों को घर से बाहर निकाल रहा है क्योंकि उन्होंने किराया नहीं दिया है, क्योंकि उनके उसके पास पावर है कि वो घर से बाहर निकाले या नहीं निकाले रेंट ना देने के ऊपर। अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि मकान मालिकों की उनको घर से बाहर निकाल दिया जाए तो उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, वो पावरलेस हो जाता। अब देखो यहाँ जो जो लैंडलॉर्ड है या मकान मालिक है वो एक स्ट्रक्चरल लिमिट है, उसके अंदर ही वो काम करेगा। उसके पास ऑप्शन है कि वो उनको घर पर रखे या घर से निकाले। तीसरा ऑप्शन नहीं है कि उनको उनके साथ कोई किराया नहीं दिया तो वो कुछ सामान उठा के ले जाए या उनसे मारा पीटी करे। नहीं नहीं, ये एक लिमिट सेट है सोसाइटी की, स्ट्रक्चरल लिमिट है कि उनके साथ वो मारा पीटी नहीं कर सकता, ठीक है। या ज़्यादा उनको घर से बाहर निकाल सकता है या उनको रहने दे सकता है, ठीक है। समझ आ गया। अब देखते हैं कि एंथनी गिडेंस ने क्या कहा था पावर के बारे में। एंथनी गिडेंस ने कहा था कि दो तरह की पावर हो सकती है। पहला होता है कि ब्रॉड सेंस में अगर हम पावर की बात करें, और दूसरा नैरो सेंस में। ब्रॉड सेंस में क्या होता है कि जो एजेंट होता है, जो एक्ट कर रहा होगा, एजेंट जो एक्शन कर रहा होगा, ठीक है, उसके पास वो कैपेसिटी हो, ठीक है, कैपेसिटी हो कि वो डायरेक्ट चेंज ला सके या वो चेंज वो कर सके, ठीक है। इतनी कैपेसिटी हो कि वो चेंज ला सके कहीं, यानी कि उसके अंदर ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी हो कुछ एजेंट के अंदर, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे कि किसी आदमी ने अपनी नॉलेज और उसके बाद जो पैसा का इस्तेमाल किया ताकि उसने वो शेल्टर्स बना दिए फ्लड विक्टिम्स के लिए। वो फ्लड आ गई थी, लोगों के घर बाढ़ में बह गए थे, तो उसने शेल्टर बनाए, लोगों की मदद करी। उसके पास नॉलेज थी घर कैसे बनेगा और पैसा भी था, तभी तो वो बना पाया, या रिसोर्सेज थी उसके पास, ठीक। तो उसने यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेटिव कैपेसिटी का यूज करा, अपने पावर का इस्तेमाल किया ब्रॉड सेंस में। उसके पास पावर है इसलिए वो घर बना पा रहा है। और नैरो सेंस में देखें तो डोमिनेशन की बात की जा रही थी। यहाँ पर क्या होता है कि पावर रिलेशनल हो जाती है, कि कैपेसिटी टू ब्रिंग रिजल्ट्स दैट डिपेंड ऑन अदर्स हु वेयर वन एक्टर प्रिवेल्स एंड अदर कंप्लाई। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब कैपेसिटी होती है एक्टर की, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो चेंज रिजल्ट्स तो आएंगे, मगर जिसमें जो एक्टर होगा वो प्रिवेल करेगा, जिसके पास पावर होगी वो प्रिवेल करेगा किन के ऊपर, दूसरों के ऊपर जिनके पास पावर एक्सरसाइज की जा रही होगी, और वो लोग कंप्लाई करेंगे, यानी कि उसकी बात को मानेंगे जिसके पास पावर है। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप क्रिएट होगा डिपेंडेंसी एंड कंट्रोल का, ठीक है। जो मास है, मान लो एक लीडर है या किंग है, किंग वाले ले लेते हैं, और उसके जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट की जो एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है कि सारे किंग के ऑर्डर मानेंगे, अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको पनिश किया जाएगा। और किंग जो है वो कंट्रोल करता है अपने सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर डोमिनेशन है, टोटल डोमिनेशन किंग का सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पर रिलेशनल पावर होती है, यानी कि किंग की जो पावर है वो अपने सब्जेक्ट तक ही तो सीमित है। वैसा तो है नहीं कि वो दूसरे किंगडम के सब्जेक्ट को पे अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता ना। अब यहाँ पर कहा था एंथनी गिडेंस की जो पावर होती है वो टाइड होती है, या तो रिसोर्सेज पे कंट्रोल हो किसी भी एजेंट का, तब उसके पास पावर आ जाएगी, या फिर उसके पास कुछ कैपेबिलिटीज हो जिनकी वजह से उसके पास पावर आए, कुछ स्किल्स होनी चाहिए या नॉलेज होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ताकि उसके पास पावर आ सके, ठीक है। अब देखो पावर, उन्होंने एक बात और कही थी कि पावर तो अगर को एक्सरसाइज ना भी किया जाए तब भी वो पावर रहती है, वो गायब नहीं हो जाती, ठीक है। तो उसको फिर बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका एग्जांपल हम अच्छे से समझते हैं कि एक बिलियनियर है, ठीक है, उसके कंपनी में मेजॉरिटी शेयर है, 50% से ऊपर शेयर है, मान लो 60% उसके शेयर है किसी कंपनी में, ठीक है। उसके पास कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज तो है ही, है ना, मगर वो अपनी पावर का जो इस्तेमाल जो डे टू डे कंपनी एक्टिविटीज है उनमें नहीं करता है। अब वो पावर का इस्तेमाल रोज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास पावर नहीं है, उसके पास पावर है, बस वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है हमेशा। उसने पावर स्टोर कर रखी है, वो जब चाहे उसको इस्तेमाल कर सकता है जब उसको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पावर तो है उसके पास। या फिर जैसे कि आईटी पर्सन है, उसके पास पावर किस तरह की है, नॉलेज की, कैपेबिलिटीज है उसके पास। अब वो जितने भी वेबसाइट उसने डिजाइन की और वेबसाइट में जो भी एरर्स है उनको सॉल्व वो कर सकता है, ठीक है। अब वो उनको वेबसाइट के एरर्स को सॉल्व करे या ना करे, आज सॉल्व नहीं करा मैंने एरर, उसने वो एरर कल सॉल्व कर लिया, मगर आज उसने एरर सॉल्व नहीं करा, इसका मतलब ये नहीं है उसके पास पावर नहीं है वो एरर रिजॉल्व करने की, उसके पास पावर है, बस उसने उसको एक्सरसाइज नहीं किया है,
उसको स्टोर करके रखा है कि कल मैं उसको का इस्तेमाल करूंगा अपनी पावर ऑफ नॉलेज का। अब देखो जो सोशल स्ट्रक्चर होते हैं उनमें जो पावर को रिप्रोड्यूस किया जाता है डेली सोशल प्रैक्टिसेस के, यानी कि जो हमारी डेली सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं वही पावर को रिप्रोड्यूस करा रही होती हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एक तरह से एजेंसी और स्ट्रक्चर के बारे में जो कहा था वही यहाँ पर आ रहा है कि हमारी जो डेली सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं वही कुछ एक्टर्स को पावर ग्रांट कर देती हैं, है ना, उनको ही रिसोर्सेज का कंट्रोल दे दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी है या कोई गवर्नमेंट है, कंपनी पे ही हम स्टिक करते हैं, कंपनी में हिरार्की होती है, ठीक है, पहले एक बॉस होगा, ठीक है, उसके अंदर उसके जो सब बॉस कह देता हूँ मैं इसको, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए हुए होते हैं, वहां पर बाकी सब बॉस होते हैं, ठीक है। अब उनके अंदर एम्प्लॉयज आते हैं, एम्प्लॉयज को मैं ई से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ई ई ई ई ई एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज, ठीक है। अब जो एम्प्लॉयज हैं वो डे टू डे प्रैक्टिसेस में ऑफिस की क्या करेंगे, वो अपने जो उनके जो बॉस हैं, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर बॉस हो या सब बॉस हो, उनके जो ऑर्डर्स हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, उनके ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करेंगे और उसको नेचुरल मानेंगे कि हाँ हम इनके अंडर काम कर रहे हैं तो हमें इनके ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है क्योंकि वो हमें सैलरी दे रहे हैं। तो अब उनके ऑर्डर जब उन्होंने एक्सेप्ट किया तो इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉयज ने अपने बॉस को एक पावर दे दी कि वो उनको ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। तो ये जो डेली सोशल प्रैक्टिस थी ऑफिस में काम करने की, डेली कोई ना कोई टास्क होगा जो बॉस असाइन करेगा और एम्प्लॉयज उसको टास्क को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर जो ये डेली सोशल प्रैक्टिसेस थी, इन्होंने ही तो पावर ग्रांट करी है बॉस को कि वो पावरफुल है, ठीक है। अब ये जो हिरार्की बनी, मैंने बताया बॉस के अंदर एक, बॉस के अंदर उसके एम्प्लॉयज हैं, ये एक हिरार्की होती है कंपनीज में। और यानी कि जो कंपनीज का, अब देखो एम्प्लॉयज चाहे रहें या ना रहें, ठीक है, बॉस की जगह कोई दूसरा बॉस आ जाए, मगर ये जो स्ट्रक्चर बना वो वैसा ही रहेगा। उन पोजीशंस जो थी, उनकी स्टेटस जो थी कंपनी की, वहां पर जो स्टेटस के साथ अटैच्ड एक पावर भी मिल रही थी लोगों को, वो रहेगी, समझ गए। तो ये ऐसे ही जो डेली सोशल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उनके जरिए जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ एक्टर्स को पावर ग्रांट कर देता है या फिर कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज ग्रांट कर देता है। बॉस के पास रिसोर्सेज का कंट्रोल है ना सर, जितने भी कंपनी के रिसोर्सेज का मूवमेंट होगा बॉस की मर्जी से ही होगा। अब तीसरा पॉइंट है कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ पावर होती है, पोटेंशियल मतलब वो पावर को एक्सरसाइज करे या ना करे, ठीक है, रिजर्व में रख दे उसे, मगर हर किसी के पास कुछ ना कुछ पावर होती है। मैं एंथनी गिडेंस ने कहा था कि जितने सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज होंगे कंपनी के, उनके पास भी पावर होगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हम देखते हैं कि कोई टेक्नीशियन है, ठीक, उसके पास टेक्निकल स्किल है, जैसे कि कोई कंप्यूटर ठीक करता है, कंप्यूटर में कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम है तो वो टेक्नीशियन ठीक कर सकता है। तो अगर वो टेक्नीशियन के पास पावर है ना कि जो कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही है, उनको हार्डवेयर प्रॉब्लम्स उनको ठीक कर रहा है, उसके पास इतनी पावर है कि वो, हाँ, उस अगर कंपनी ने कहा कि हाँ ठीक है आज तुम ठीक कर दो, उसके अलावा कोई अवेलेबल नहीं है, तो कहेगा हाँ ठीक है अभी नहीं कर रहा, मैं थोड़ी देर बाद कर दूंगा या मैं कल को कर दूंगा, अभी मैं कहीं बिजी हूँ। उसके पास कुछ पावर है तभी तो वो उसका इस्तेमाल कर पाया, उसने मना कर दिया कि आज मैं नहीं कर रहा कल को करूंगा, ठीक है। तो यानी कि हर किसी के पास किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में कोई पोटेंशियल पावर होती है, ये कहा था एंथनी गिडेंस ने। अब देखो लास्ट पॉइंट ये है कि पावर जो है वो हमेशा ऑप्रेसिव ही नहीं होती, यानी कि हमेशा जब पावर हमारे दिमाग में आती है तो एक इमेज बन जाती है कि ऑपरेशन हो रहा है वहां पर, जैसे किंग या सब्जेक्ट की बात करी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा ऑपरेशन नहीं हो रहा होता, ये जो पावर है वो इंडिविजुअल्स को एक एम्पावर करती है, ठीक है, ताकि वो अपने फ्रीडम को हासिल कर सके या फिर कुछ ना कुछ अचीव कर सके। जैसे कि एक पुअर स्टूडेंट्स है, ठीक है, एक पुअर स्टूडेंट जो है वो स्कॉलरशिप लेकर किसी कॉलेज में गया, स्कॉलरशिप लेकर किसी कॉलेज में गया और वहां पर उसने एजुकेशन हासिल करी, ठीक है, एजुकेशन हासिल, एजुकेशन एज अ पावर टूल उसने इस्तेमाल किया और कंपनीज के साथ नेगोशिएट करके हाईएस्ट सैलरी पैकेज ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर उसने अपने एक आउटकम अचीव कर लिया ना, ज्यादा पैसा कमाना, जो पुअर स्टूडेंट था, ठीक है।
तो यहाँ पर जो पावर थी, यहाँ पर क्या पावर थी? पावर ऑफ नॉलेज या स्किल्स। उसका इस्तेमाल करके उसने अपनी जो टारगेट था हाईएस्ट सैलरी पैकेज उसको अचीव कर लिया। ठीक है, तो पावर जो है वो हमेशा ऑप्रेसिव नहीं होती, वो कुछ पॉजिटिवली भी इस्तेमाल किया जाता है पावर का। हाँ, तो अभी के लिए इतना ही है। हम बाकी का जो बचा हुआ है पावर के बारे में या फिर ब्यूरोक्रेसी के बारे में और अथॉरिटी के बारे में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।